सो मैं अपना पैसा थीमेटिक फंड ऑफ फंड में डाला हूँ, वहाँ एसआईपी मेरी अच्छी खासी बड़ी रकम की एसआईपी चल रही है। तो अभी 3 साल मान लीजिए ऑटो सेक्टर नहीं चला तो वो ऑटो सेक्टर लोड करते जाएंगे। This is like diversification on steroids. स्मार्ट पर्सन इज समवन हु कैन इन्वेस्ट इन एनी एसेट क्लास विद द लॉजिक बाय लो सेल हाई। अगर आपके 2 बच्चे हैं तो आप इमेजिन करो कि आपका तीसरा बच्चा भी है। एसआईपी जो आप पहले बच्चे के लिए करे थे पढ़ाई के लिए, उसकी शादी के लिए, आप तीसरे बच्चे के लिए भी करो। 25 साल बाद जो हमारे रियल बच्चे हैं, पता नहीं वो हमारा ध्यान रखेंगे कि नहीं, बट ये जो तीसरा चाइल्ड है यह कभी आपको छोड़ के नहीं जाएगा। 21% रिटर्न 19 साल और ये 25% रिटर्न 19 साल, 4% का डिफरेंस है, राइट। 4% में क्या होता है, वही पोर्टफोलियो आधा हो जाता है। एसआईपी इज एक्चुअली नॉट अ वेरी गुड वे इन द लॉन्ग टर्म टू बिल्ड वेल्थ कंपेयर टू लंप सम, एंड आई विल टेल यू हाउ। एक बहुत commonly asked question is कि how to build a solid mutual fund portfolio, and I thought you would be the best person to ask. तो जब आपने mutual fund investing शुरू की थी, how did you start? What was your aim? Okay, good question. So let me throw you back. How do you become Sachin Tendulkar? Is it not just curly hair? आइला। अगर मैं आपको सचिन का बैट दे दूंगा तो आप उससे सेंचुरी नहीं मार सकते हो। Reality check तो राइट। किया था, but yeah, true. आज की दुनिया में सब लोग को ये चाहिए, बेस्ट फंड बता दो, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो आपको सचिन बनना पड़ेगा, सचिन का बैट से कुछ नहीं होगा। तो आज हम बात करेंगे सचिन कैसे बनना है। Okay, let's do it. म्यूचुअल फंड में फैक्ट शीट में रिटर्न्स तो सब फंड ने दिए है, पेपर पे तो सबने वेल्थ बना के दिखाई है। रियल लाइफ में आसपास आप किसी को देखते हैं, किसी ने नहीं बनाई है। इसलिए मुझे वो एग्जाम्पल या वो चैलेंज के हिसाब से मैंने 100 करोड़ मेरा एक लाइफ का गोल बनाया कि मुझे 180 बनना है बिफोर माई 50th बर्थडे। दुनिया को खाली ये प्रूव करने के लिए कि एक आम आदमी भी कर सकता है। 30 साल की उम्र में मैंने चालू किया था और 10,000 रुपये की एसआईपी से चालू किया। Right. अभी 44th बर्थडे जस्ट कंप्लीट हुआ है। Okay. 14 साल लगे 0 to 50 क्रॉस करने में। Right. ऑफ कोर्स मैंने एसआईपी बढ़ाते गया, अभी मैं 30 लाख की एसआईपी पर मंथ कर रहा हूँ, तो ये 50 क्रॉस हुआ है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, चलो 14 साल लगे मुझे पहला 50 बनाने में, अभी नेक्स्ट 50 बनाने में कितने टाइम लगेंगे आपको लगता है? I mean, intuitively तो लगता है कि मतलब 14 और, but I can tell ये एक ट्रिक क्वेश्चन है। दुनिया यही सोचती है कि चलो 14 लगे हैं तो 14 नहीं, कम से कम 10 तो लगेंगे, 12 तो लगेंगे, बट दिस इज हाउ कंपाउंडिंग वर्क्स। ये लोगों को समझ में ही नहीं आता है। ऑफ कोर्स अभी जो मेरे रिटर्न आए हैं वो 15 से ऊपर आए हैं, 17, 18, 19 आए हैं। तो अगेन एक क्वेश्चन, अगर आपका पोर्टफोलियो में 15% का CAGR होता है तो आपका पोर्टफोलियो कितने साल में डबल होता है? आई एम गेसिंग ये वो रूल है क्या, 72 अपॉन 50? एग्जैक्टली, यू आर बैंग ऑन। 5 साल में डबल होता है। राइट। अगर 12% का रिटर्न आता है तो 6 साल में डबल होता है, राइट। तो चूंकि 15 साल में है तो 5 साल, तो 5 साल में 50 का 100 हो जाएगा। मेरे केस में एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो, मैं नया पैसा डाल भी नहीं रहा हूँ। करेक्ट। तो 49 में आपका 100 हो जाएगा, 1 साल और बचा तो उसमें और 15% ऐड हो गया तो 115 हो गए। राइट। बट बिकॉज आई एम डूइंग 30 लाख का SIP एंड इवन इफ आई डोंट इंक्रीज, विच एनीवे आई एम गोइंग टू इंक्रीज बिकॉज मैं कमा रहा हूँ, कमाई बढ़ रही है तो SIP भी तो स्टेप बढ़ेगी, अप SIP वो तो होगी। बट मैं मान के चलूँ कि चलो नहीं होती है, इट बिकम्स 150 और 1.5 इडियट, राइट। करेक्ट। पूरी दुनिया लेफ्ट हैंड साइड पिरामिड की बात करती है, ये इमेजिनरी इन्वेस्टिंग पिरामिड। यस। इसमें क्या होता है, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट एंड एंड विद इन्वेस्टमेंट। अरे क्या फंड होने चाहिए पोर्टफोलियो में, बस यू नो हर किसी से पूछो तो बस बोलता मुझे 4 फंड के नाम बता दो बेस्ट परफॉर्मिंग, तो ये नीचे वाला। और फिर वही है, प्लेटफॉर्म पे जाके देखते हैं लास्ट ईयर रिटर्न क्या है। अभी जैसे ही रिटर्न 15% कम हुआ, क्या करूं इसका, लोग पैनिक हो जाते हैं बिकॉज पर्पज ही नहीं है और मार्केट टाइमिंग में लगे रहते हैं। अरे अभी 10% गिर गया, डाल दूं, निकाल लूं, क्या करूं, वी आर जस्ट ट्राइंग टू टाइम। तो ये सारी चीज करते हैं और प्रेडिक्टिंग करते हैं, ट्रम्प क्या करेगा, यू नो मस्क क्या ट्वीट करेगा। तो यार लाइफ अगर आप हिलती रहेगी तो फिर आप कभी जी नहीं पाओगे। वो बटन दबाएंगे तो आप खुश होगे, वो बटन दबाएंगे तो आप निराश हो जाओगे। तो ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू मूव टू अ रियल इन्वेस्टिंग पिरामिड, विच मीन्स आप ये पैसे कमा क्यों रहे। जब तक आप गोल्स में फ्लिप करोगे ना, बाकी सारा प्लान विल गो फॉर अ टॉस, राइट। जैसे वो गूगल मैप में बताया, आप डेस्टिनेशन आपको नहीं पता आपको कहाँ जाना है। आपके खुद का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कैसा दिखता है? सो मेरा ये 100 करोड़ का गोल है। अगर 100 करोड़ मुझे 20 साल में बनाने हैं, जो मैंने टारगेट दिया, तो इट हैज़ टू बी एग्रेसिव एंड आई एम ए वेरी एग्रेसिव इन्वेस्टर। मेरा सारा पैसा आज की डेट में, मेरा 80% पैसा इज इन इक्विटीज विच आई वांट टू शो यू। सो कैन यू सी दिस? हाँ। अभी ये 77 हो गया इक्विटीज, 71 इंडियन इक्विटीज, 5% ग्लोबल यानी चाइनीज मोस्टली, जो मैंने चाइना में डाला है या इमर्जिंग मार्केट्स फंड्स में डाला है।
मेरा आज के डेट में यूएस मार्केट्स में 0 है, ओके बिकॉज आई somehow feel it is more expensive. सेंस नहीं बनता है, क्योंकि लास्ट 15 साल में यूएस मार्केट हैज़ गिवन सुपर रिटर्न्स. आई एम ए कॉन्ट्रा गाय. तो जो ऑलरेडी चल चुका है मुझे उसमें नहीं जाना है. आई लुक फॉर अंडर वैल्यूड दिस थिंग. ये जो डेट है 20-23%, ये 20 था 23 हो गया अभी. दिस इज द फायर पावर. तो जो मेरी SIP जा रही है, बट ये जो पैसा है अभी अगर 20% मार्केट गिरा, गो एग्रेसिव. ओके. नाउ दिस आई हैव बीन वेटिंग फॉर लास्ट 4 years नाउ. मतलब ये जो डेट है ये बेसिकली वो लमसम अमाउंट सा है जो मैं निकाल के मार्केट में करेक्शन हो. बस जो मैं निकाल के यहाँ डालना चाहता हूँ. सी फ्रॉम ए लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू आई हैव नो डेट विच आई डोंट रेकमेंड टू अदर्स बाय द वे. हाँ, दिस आर लाइक माई व्यूज, दिस इज माई पोर्टफोलियो बिकॉज आई कैन हैंडल इट. तो ये जो इक्विटी है हाँ. 1%, हाँ. 72% लेट्स से Yes, domestic equities. ये डोमेस्टिक इक्विटी, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप. So इसमें 60% small and mid cap ओके and 40% is large cap. ओके. और वो large cap भी इसलिए है कि ड्यू टू ELSS फंड या मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप फंड के कारण है. गॉट इट. तो उसके कारण वो लार्ज कैप. अदरवाइज प्योर लार्ज कैप बहुत कम है पोर्टफोलियो में. और इन द लास्ट 5-7 years आई हैव बीन एडिंग लॉट मोर इनटू सेक्टरल फंड, जैसे ऑटो सेक्टर. फिर मेरा बैंकिंग में अभी मैंने काफ़ी डाला है. तो ये 3-4 सेक्टर्स फार्मा में हैं. 3-4 सेक्टर्स जो अंडर वैल्यूड मुझे लगे थे वहाँ मैंने डाल के रखे हैं. सो विथ सेक्टर्स आई विल ऑफ कोर्स कीप फ्लिपिंग एज एंड व्हेन आई गेट दिस थिंग. स्मॉल एंड मिड कैप अगर मुझे, खासकर स्मॉल कैप में अगर मुझे लगेगा कि वो पेंडुलम एकदम राइट साइड में स्विंग कर रहा है एकदम एक्सट्रीम में, देन आई विल मूव फ्रॉम स्मॉल कैप. बट अभी तक लगा नहीं मुझे. 90% टाइम यू विल स्टे देयर, 10% टाइम यू विल कीप ऑन फ्लिपिंग. बट जो मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप है, दोज हार्डली आई वुड टच बिकॉज वो अपना कर लेते हैं. तो आपको लगता है कि अभी स्मॉल कैप मिड कैप में थोड़ा स्कोप है? हाँ, तो मुझे पर्सनली लगता है यस, फॉर बिकॉज आई एम ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर 10 years. तो मुझे लगता है अभी तक 10 years के हिसाब से कोई बबल नहीं दिख रहा है वैसा. SIP तो आपकी स्ट्रैटेजी है ही, करेक्ट. साथ में लमसम भी आप करते सो ये 20% जो मैंने आपको बताया, ये जब 20% करेक्शन होगा तो लमसम. तो इन जनरल ऑर्डिनरी रिटेल इन्वेस्टर हाँ. उसको नहीं, उसके लिए मैं नॉर्मली ये स्ट्रैटेजी सजेस्ट नहीं करूंगा. उसके लिए मैं बोलूंगा कि आप नॉर्मली SIP करते जाओ. खुद से आप टाइमिंग नहीं कर पाओगे. और उस वक्त जब मार्केट गिरा हो, कोई कारण से आपके पास पैसे आ गए, ये कहीं से मिल गए या बोनस आ गया, तो आप टॉपअप कर देना. नहीं किया तो भी कोई खास बात नहीं है. ये दोनों स्ट्रैटेजी में रिटर्न शायद 2% का ज़्यादा आ सकता है, बट वो 2% के लिए कितना दिमाग लगाना पड़ता है, वो हर आदमी की बस की बात नहीं है. चलो मैं आपके साथ एक छोटा सा क्विज खेलता हूँ. ठीक है, फंड का नाम भूल जाइए आप सब कुछ. एक फंड 11 साल में 11 गुना और एक फंड 19 साल में 80 गुना. आप किस में पैसा लगाओगे? प्रॉब्ली 80 टाइम्स वाला. नेचुरली राइट. सबको लगता है कि यार 11 में 11 और 19 में 80, वे डिफरेंट. लेट मी टेल यू, बोथ हैव गिवन exactly similar results. Both have given 25% compounding return in the respective 11-year period and 19-year period. अच्छा. Which means अगर पहला फंड और 8 साल 25% का रिटर्न देता है, 11 गुना विल बिकम 80 गुना. ओह, यही नहीं चमकता एक्चुअली. ये नहीं चमकता बिकॉज शुरू के 10 साल में आपको कुछ नहीं दिखेंगे. आपको कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे. 11 साल में 11 गुना ओके, 19 साल में 80 गुना. वाओ. हेवी लिफ्टिंग वाज डन इन द लास्ट 8 years. हॉकी स्टिक कर्व जैसे होता है. हॉकी स्टिक कर्व, ये समझ गए आप? हाँ. चलो दूसरा इजी सवाल देता हूँ आपको. ओके ओके. 2 फंड है, एक ही दिन लॉन्च हुए हैं, ठीक है. 19 years खत्म हो गए. एक में आपका पैसा 39 गुना बना है और एक में डबल बना है 80 गुना. अभी बताओ कौन सा अच्छा फंड है? ये तो ऑब्वियसली 80 टाइम्स तो Right. भी सेम है. अभी आप डरने लग गए कि अरे इसमें भी कुछ कैच तो नहीं है, ट्रिक है क्या? यू आर राइट. चलो मैं अब आपको अब इसमें फॉलोअप सवाल. सेकंड वाले फंड ने 25% रिटर्न बनाए हैं पर एनम कंपाउंडेड. ओके. और डबल रिटर्न दिया है पहले वाले से. तो पहले वाले का क्या रिटर्न रहेगा? 12 ही होगा, मतलब आधा लग रहा है ये तो. राइट. 99.9% पीपल विल थिंक कि 12 है. यू नो द फर्स्ट फंड हैज ऑल्सो गिवन 21% कंपाउंडेड रिटर्न. 21% रिटर्न 19 साल और ये 25% रिटर्न 19 साल. 4% का डिफरेंस है. राइट. 4% में क्या होता है? वही पोर्टफोलियो आधा हो जाता है. ये तो नो प्रेशर बट फुल प्रेशर वाला सीन लग रहा है. ये सब चीज़ें आप 15 साल बाद समझते हो. डे 1 में आपको नहीं समझ में आती है. दिस इज द गेम. मतलब लॉन्ग टर्म में 1-2% रिटर्न भी बहुत मायने रखते हैं. सोचो आप एयरप्लेन में जा रहे हो, वो कंपास के थ्रू पायलट देख रहा है, अगर वो आधा डिग्री भी इधर वेरिएशन हो गया ना, तो वो मुंबई की जगह बैंगलोर पहुंच जाएगा. चार्ली मंगर सेज द फर्स्ट रूल ऑफ कंपाउंडिंग इज टू नॉट इंटरप्ट इट अननेसेसरीली. मतलब डोंट इंटरप्ट इट, उसको बने रहने दो. एंड दिस इज व्हाट आई हैव ट्राइड टू डू इन माय पोर्टफोलियो. मेरा पोर्टफोलियो बहुत बार बॉटम क्वार्टाइल परफॉर्मर है, मैं बने रहता हूँ. मुझे मालूम है कि बराबर आ जाएगा. ऑफ कोर्स
लॉन्ग टर्म में इफ़ यू हैव डड फंड्स इन द पोर्टफोलियो तो आप ये आपने देखा ना कि 4% का रिटर्न भी है तो आधा हो जाता है। करेक्ट। और वो इनवेरिएबली रहेगा, आप चाहे कितने भी स्मार्ट हो जाओ, आपके पास सारे फंड्स बेस्ट नहीं हो सकते। सो हाउ डू आई रिकंसाइल? मैं इंडिविजुअल फंड्स पे कभी नहीं देखता हूँ, मैं देखता हूँ मेरा ओवरऑल पोर्टफोलियो ने क्या क्या कर दिया है। तो एक सॉलिड पोर्टफोलियो में कितने फंड्स होने चाहिए? नॉट मोर देन 3 to 4 फंड्स, 3 से 4 बस? बस। एंड उसमें क्या होना चाहिए? सो उसमें सपोज आई एम अज्यूमिंग, आई एम जस्ट रिकमेंडिंग यू, फ्री एडवाइस है मतलब पैसे ले लूंगा मैं बाद में। सपोज लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट की प्लान करते हैं या आपको लॉन्ग टर्म में घर खरीदना है, राइट? और आप रिस्क ले सकते हो। यू आर सेइंग कि लुक इन द लॉन्ग टर्म आई एक्सपेक्टिंग मोर देन 12% काइंड ऑफ रिटर्न, 12 to 15 मेरा एक हॉराइजन है। तो आपके पास 4 फंड्स आप रखो, 65% कोर पोर्टफोलियो हो गया, 35% टैक्टिकल हो गया। टैक्टिकल, ओके, मतलब उसमें आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। राइट? सो कोर पोर्टफोलियो में मैं आपको बोलूंगा कि 50-50 आप एक फ्लेक्सी कैप फंड में डालो और एक मल्टी कैप ले लो, 50-50 डिवाइड कर लो। फ्लेक्सी कैप इसलिए क्योंकि आप अपना वो फंड मैनेजर अपना पूरा पोर्टफोलियो में कहीं भी अप डाउन कर सकते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। मल्टी कैप इसलिए क्योंकि 25% एज पर सेबी रेगुलेशन वो फंड मैनेजर को उतना तो डालना ही पड़ेगा, बाकी का जो लास्ट का 25 है उसमें फंड मैनेजर का फ्लेक्सिबिलिटी है। तो ये हो गया आपका कोर पोर्टफोलियो। टैक्टिकल पोर्टफोलियो में आप एक स्मॉल कैप फंड ले लो, ओके, बिकॉज यू हैव लॉन्ग टर्म, यू वांट टू प्ले एग्रेसिव। और एक कोई भी थीमेटिक ले लो। थीमेटिक फंड में भी एक अच्छी चीज़ मैं आपको बताता हूँ जो बहुत लोगों को नहीं पता। बहुत लोग क्या करते हैं, प्योर सेक्टर फंड में चले जाते हैं, बैंकिंग फंड, फार्मा फंड, IT फंड। तो उसमें क्या होता है, उसमें आपको 2 नुकसान है। एक तो टाइमिंग, एंट्री और एग्जिट दोनों सही होनी पड़ेगी, और जब आप एग्जिट करोगे तो टैक्स भी लगेगा, जैसे मेरा PSU फंड में लगा। तो मैं थोड़ा और स्मार्ट हो गया अभी। मैं क्या करता हूँ, मैं अपना बहुत सारा पैसा थीमेटिक फंड करके एक फंड होते हैं उसमें डालता हूँ। उसमें फंड मैनेजर अपना थीम चेंज करते रहते हैं। तो फंड मैनेजर क्या करेगा, 4 फंड्स में पैसे डालता है जो 4 थीम्स अभी चल नहीं रही है। तो जैसे आज की डेट में मान लीजिए बैंकिंग नहीं चल रही है, या फार्मा कम चल रही है, ऑटो कम चली है, तो दे विल बी ओवरलोडिंग दे मनी इनटू दीज 3। तो वो फंड ऑफ फंड, उसी के फंड हाउस में 20% फार्मा फंड में डाल देगा पैसा, 20% ऑटो सेक्टर फंड में डाल देगा। उसको बोलते हैं फंड ऑफ फंड। सो मैं अपना पैसा थीमेटिक फंड ऑफ फंड में डाला हूँ, वहाँ SIP मेरी अच्छी खासी बड़ी रकम की SIP चल रही है। तो अभी 3 साल मान लीजिए ऑटो सेक्टर नहीं चला, तो वो ऑटो सेक्टर लोड करते जाएंगे। 3 साल फार्मा नहीं चला, दिस इज लाइक डाइवर्सिफिकेशन ऑन स्टेरॉइड्स। क्योंकि आप थीम्स में भी रोटेट करो, फंड मैनेजर रोटेट कर रहा है, बिकॉज फंड मैनेजर रोटेट कर रहा है, आपको टैक्स नहीं लग रहा है और आप आराम से सो सकते हो। इनका काम ये एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम सिर्फ 3 या 4 फंड में रहना, 3 या 4 सेक्टर्स विच हैव नॉट परफॉर्म वेल। हाउ दिस इज डिफरेंट फ्रॉम अ डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड? डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में फंड मैनेजर 50-60 स्टॉक का है एंड इज डाइवर्सिफाइड इनटू 10 सेक्टर्स। दिस इज सेक्टर कॉन्सेंट्रेशन, just 3 or 4 sectors that have not performed well. This is meant for very aggressive investors. For me, I want to remain invested in this fund for 10 years. The idea is not to pay tax, and idea is not to time entry and exit, yet to play the contra game, buy low, sell high. कई बार आपको लगा कि आपको भी इंटरनेशनल फंड में डालना है जो मार्केट बहुत सस्ता है, तो फिर एक फंड और चाहे ले लिया आपने इंटरनेशनल, बट इन एनी केस 5 इज द आउटर लिमिट। 99% आपको चैनल्स में, पॉडकास्ट में लोग बोलते हैं कि SIP is the best way. Long term में SIP is actually not a very good way in the long term to build wealth compared to lump sum. Lump sum is far better. Okay, and I'll tell you how. Imagine कीजिए कि this was my 10,000 SIP and I started in 2010. So what was my first, जो मैंने पहले जो 5,000 की किश्त डाली थी, वो NAV क्या NAV पे गई थी? 17 रुपए की, राइट? आज वो NAV क्या है? 181। तो मैंने जो 5,000 डाले, आज उसकी वैल्यू क्या हो गई? 53,000। व्हाट इज द कंपाउंडेड रिटर्न ऑन दिस? 17.72%। अब उस वक्त तो मेरे पास 5,000 ही थे, इसलिए मैंने 5,000 ही डाले। अगर उस वक्त 5 करोड़ होते तो मैं क्या करता? शुड आई वुड पुट इन 5,000 फॉर लॉन्ग टर्म और 5 करोड़ एक साथ में डाल दूं? एक साथ। दैट इज व्हाई लंप सम इज फार बेटर। बट इससे पहले आपने कहा 100% SIP स्ट्रैटेजी। हाँ, सो आई विल टेल यू नाउ व्हाट, राइट नाउ। ये अगर देखो क्या होता है, इंडियन मार्केट्स अगर ग्रोथ पाथ पे है तो हर 3 साल 4 साल में 3 साल पॉजिटिव रहेंगे। अच्छा, इसी SIP का एग्जांपल ले लेते हैं, 15 साल हो गए हैं। अगर मैंने तो SIP किया क्योंकि पैसे नहीं थे, तो आप मेरी NAVs देखो, आप मैंने 17 रुपये से स्टार्ट की, और आज की डेट में मैं जो मेरी SIP आज भी तो जा रही है, आज वो किस रेट पे मेरी SIP जा रही है, ये देखो आप एकदम टॉप में
अभी लास्ट मेरी जो SIP गई है वो किस रेट में गई है, 186 की NAV पे गई है। तो SIP तो मेरे लिए एक्चुअल में एक्सपेंसिव मोड हो गया ना। मैं हर जो इंक्रीमेंटल परचेज है वो तो हाई NAV पे कर रहा हूँ पिछले 15 साल से। अगर उसी वक्त मेरे पास 10 करोड़ रुपए होते और मैं 17 रुपये पर डाल के भूल गया होता, तो आज सोचो 17 रुपये की 180 रुपये की NAV हो गई। तो अगर मेरे पास लमसम आज है तो आई शुड नॉट बी स्टैगरिंग इट। बहुत लोग इसको STP करते हैं, है ना, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान, 6 महीने 12 महीने, इट डजंट रियली मैटर। एंड इसमें लेट्स से वी अज्यूम कि किसी ने SIP चुना है एज अ मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट, 30,000 की मंथली SIP बेटर है कि मतलब 1,000 की डेली SIP? हाँ, वही। अब क्या हो रहा है, लोग इसमें ना और स्पेसिफिक ज़्यादा जा रहे हैं। दिस इज द वर्स्ट यू कैन डू इन इन्वेस्टिंग। जितना आप टेक्निकल जाओगे उतना आप इन्वेस्टिंग, जितना आप सिंपल रखोगे उतना आप अच्छा करोगे। मैंने आपको क्या बताया, अगर आपके पास 10 साल के लिए पैसा है तो पहले बात है SIP और लमसम में लमसम बेटर है। इफ यू बिलीव द मार्केट्स आर गोइंग टू डू वेल, सी व्हाई यू शुड स्टैगर व्हेन यू थिंक मार्केट्स आर नॉट गोइंग टू डू वेल ओवर अ लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। मैंने देखा, मैंने जब मैंने STP की है ना, हमेशा मैंने SIP और STP सारे यूनिट्स ऊपर ही खरीदे मैंने। इससे अच्छा मैं लमसम कर दिया होता, दिमाग कम लगाता होता, मैं ज़्यादा पैसे बनाता। मैंने क्या बताया, अच्छा SIP क्यों कर रहा हूँ मैं आज की डेट में, क्योंकि मैं इनकम हर महीने कमा रहा हूँ, तो SIP करूँगा ना, मेरे पास तो पैसे तो है ही नहीं। तो आज तक जो मैंने वेल्थ बनाई है वो दिमाग नहीं लगा इसलिए बनाई है कि SIP जो 30 लाख की कर रहा हूँ आज की डेट में, वो सेंसेक्स 85,000 था तो भी जा रही थी और आज 67 पे आ गया तो भी जा रही है। पहला बात तो हमने ये दिमाग लगा रहे हैं लोग कि मैं SIP करूँ कि लमसम करूँ, वो दिमाग नहीं लगाना चाहिए। उसमें भी मंथली और डेली में आ रहे हैं, तो वो और डेढ़ शाने वाली दिमाग लगाने की बात कर रहे हैं कि मैं डेली करूँ, फोर्टनाइटली करूँ, वीकली करूँ, सब बकवास। कोई भी दिन SIP में चूज करो, सब आएगा। लोग उसमें भी टाइमिंग करते हैं, 7 तारीख लूँ, When to do an SIP? उसमें भी रील्स बनते हैं, पॉडकास्ट बनते हैं। इट इज़ ऑल, देखो मैं 20 साल मैंने याद दे दिया, मैंने समझा जितना सिंपल रखोगे उतना दिमाग की शांति के लिए अच्छा, उतनी पोर्टफोलियो के लिए अच्छा है। Okay. मेरी सारी SIP, पूरी फैमिली की SIP एक रैंडम डेट 10 तारीख मैंने चूज की, उसमें चली जाती है। Okay. तो ठीक है, SIP का चैप्टर यहाँ पे हम बंद कर देते हैं। करेक्ट, बिल्कुल। Now let's talk about real estate versus mutual fund. Yes. आपके हिसाब से कौन सा एसेट क्लास बेटर है? मेरे हिसाब से जो वर्ल्ड में बेस्ट एसेट क्लास है, इट हैज़ टू बी इक्विटीज़ मेरे हिसाब से। हैविंग सेड दैट, एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटीज़ हैज़ बीटन ऑल एसेट क्लासेस। व्हेन आई से लॉन्ग टर्म, 10, 20, 30, 40 years, 50 years, 100 years in US, हिस्ट्री है, डेटा है, इक्विटी हैज़ आउट परफॉर्म ऑल एसेट क्लासेस, राइट। इक्विटीज़ तो धंधा ही, और क्या है, धंधे में ही सबसे ज़्यादा पैसे बनाते हैं। आज मैं 30 लाख की जो SIP बात कर रहा हूँ, कहाँ से आ रहे हैं पैसे? मैं सैलरी में रहता तो शायद नहीं आ पाते। धंधे में जितनी मेहनत करोगे उतना आपका आउटपुट आएगा। नाउ हैविंग सेड दैट, एवरी एसेट क्लास हैज़ इट्स cycles. Now, a smart person is not someone who is married to one asset class. A smart person is someone who can invest in any asset class with the logic buy low, sell high. So पहले मैं हमेशा एक ही बिलीव रखता, नहीं मुझे सारा पैसा इक्विटीज में डालना है, गोल्ड बकवास है, प्रॉपर्टी बकवास है, मैं ऐसा सोचता था। बट नाउ आई हैव कम, यू मैच्योर, यू इवॉल्व, राइट। तो आई हैव नाउ रियलाइज कि नहीं, ऐसा कभी समय आया कि इक्विटीज एकदम टॉप पे है और गोल्ड एकदम नीचे है, दैट टाइम आई एम गोइंग टू पुट 50%, 70% ऑफ माई मनी आई विल टेक आउट इफ आई फील वो पेंडुलम ग्रीड है और गोल्ड फियर पे है, तो मैं ग्रीड से निकाल के फियर पे आ जाऊंगा। प्रॉपर्टी में एक प्रॉब्लम है कि फिजिकल डालने में तो नहीं सकेंगे, तो मैं उसका उल्टा करूंगा। रियलिटी इंडेक्स फंड आते हैं, अच्छा, रियलिटी कंपनीज के फंड, मतलब उसमें सारी प्रॉपर्टीज कंपनी का इंडेक्स है वो। ओके, दैट इज द बेस्ट। सी, ये रीट से अलग है? रीट से अलग हो गया ये। अच्छा, रीट में क्या होता है, रीट में बहुत सिंपल है, रीट में यू आर मोस्टली अर्निंग रेंटल इनकम्स। ओके, रीट में क्या होता है, आपने हजारों लोगों ने मिलके 1 लाख करोड़ का कॉर्पस बना लिया, 1 लाख करोड़ से उन्होंने 25 ऐसे ऑफिस पार्क्स खरीद लिए, उसको रेंट पे लगा दिया। अब जो रेंटल इनकम महीने की आ रही है उसका 90% पे आउट कर रहे हैं, तो आपको एक FD टाइप इनकम, इंटरेस्ट टाइप इनकम आने लग गई। उसमें कैपिटल अप्रिशिएशन इतना नहीं होता है, राइट। थियरेटिकली कभी वो प्रॉपर्टी बेचे तो कैपिटल अप्रिशिएशन आएगा, बट वो बेचने के हिसाब से लेते ही नहीं है, वो रेंटल के हिसाब से लेते हैं। आई डोंट वांट टू प्ले दैट गेम, आई एम मोर इंटरेस्टेड इन मैक्सिमाइजेशन। सो रियल एस्टेट में मुझे डालना है, व्हाट इज द बेस्ट प्रॉक्सी, उनके स्टॉक्स। तो अगर रियल एस्टेट बहुत डंप्स में चल रहा है, बहुत खराब चल रहा है, तो उनके स्टॉक्स की भी हालत बहुत खराब होगी। तो मैं वो देखूंगा कि उस वक्त अगर एक्विटीज मान लीजिए अच्छा है, बट रियल एस्टेट खराब है और उनके स्टॉक्स खराब है, उनका इंडेक्स है, इंडिविजुअल सेक्टर, इंडिविजुअल कंपनी तो मैं डाल नहीं सकता, मुझे आइडिया नहीं है, और इंडेक्स अगर 3-4 साल से खराब किया है
तो आई बाय इंडेक्स। गोल्ड में भी मैं गोल्ड ETF खरीदूंगा, फिजिकल गोल्ड नहीं खरीदूंगा। अगर इक्विटी हाई है, गोल्ड नीचे है, तो आई विल बाय टन्स ऑफ गोल्ड थ्रू गोल्ड म्यूचुअल फंड या गोल्ड ETF, एंड देन आई विल अगेन वेट फॉर द सिनेरियो टू हैपन। सी, गुड टाइम्स में क्या होता है, equities are good, gold is bad. Bad times में gold is good, equities is bad. So good times में if your equities is good, buy gold. मतलब book profits, buy gold. Wait for bad times. Okay. Then do reverse. जब bad times peak पे चल रहे हैं ना, sell gold because equity gold is top. Now all these things take a while to understand and Physical real estate में यही होता है that you're asset rich, income poor. I know a lot of people वो बोलते हैं यार मेरी लैंड की कीमत मेरे गांव में मेरी नेटवर्थ इतनी है। मेरे एक इन्वेस्टर जान पहचान के जिनके पास 100 करोड़ की ज़मीन है, 80 ईयर ओल्ड हैं, राइट, एसेट रिच, इनकम पुअर। अब अभी उनको लाइफ एंजॉय करनी है, पैसे नहीं होते हैं क्योंकि वो पेंशन जो आ रही है उसी से कर रहे हैं। बोले यार अब चलो 100 करोड़ की ज़मीन 2, 5, 10 करोड़ की तो बेच दो, तो वो भी नहीं बेचनी है, या उसमें भी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। मतलब इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता है। जॉइंट होल्डिंग कौन है, क्या है, ये सब बहुत, इसमें इनफॉर्मल डील्स भी बहुत होती हैं। Correct. I can't handle all these. Just like a house is built brick by brick, why not the savings of the house be made sip by sip? Yeah. Oh, that was a nice rhyme. जिंदगी भर लोग क्या करते हैं, रिवर्स सिप करते हैं। मतलब 25 शादी की, घर खरीद लिया, 25 साल EMI देंगे, वो भी तो रिवर्स सिप है। और वो घर आपका हुआ ही नहीं है, लोग को लगता है घर मेरा है, बॉस पेपर्स का है, पेपर्स बैंक के पास है। व्हाट आई थिंक कि बॉस मुझे 15 साल बाद डाउन पेमेंट में लेना है, तो मैं उसकी SIP करता हूँ। जैसे जैसे ब्रिक बनती है, मैं SIP करके अपना उस कॉर्पस बनाता हूँ और जाके डाउन पेमेंट करके घर ले लूँगा। 10 साल लगेंगे, 15 साल लगेंगे, बट दिस इज फार बेटर देन डूइंग 25 ईयर EMI, बिकॉज हियर द मनी इज वर्किंग मच हार्डर कंपेयर टू व्हाट इंटरेस्ट यू आर वर्किंग पेइंग ऑन EMI. एंड फाइनली दिस इज व्हाट आई बीन डूइंग. इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, द फर्स्ट थिंग इज माई रिटायरमेंट, जो सबसे बड़ा है. एंड यू नो, ये मूवी तो हम सबने देखी है, करेक्ट? बागबान 4 बच्चे थे उनके, बट कोई भी काम नहीं आए. फेल. चारों फंड का रिटर्न्स एकदम क्या फायदा हुआ, राइट? डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो भी था. टैगलाइन क्या है फिल्म की? कैन यू डिपेंड ऑन योर फैमिली? It's a big reality check. Today, all the families in India are nuclear families. We have separated from our parents. सिर्फ husband, wife, बच्चे, and you can't depend on your children. You shouldn't depend on your children. कई families के लिए children ही retirement fund है. बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अभी हम वो देख लेंगे. भाई उनसे एक्सपेक्ट मत करो. You know, अपनी खुद की व्यवस्था खुद करो. So I always give this example to my investors कि हर परिवार में 2 बच्चे होते हैं, राइट? हाँ. और हम दोनों बच्चों पे बहुत पैसा खर्चा करते हैं 25 साल तक, पढ़ाना, लिखाना, घुमाना फिरना, शादी तक भी. तो आपको पता है एक फैमिली लगभग एक बच्चे पे कितना खर्चा करती होगी? एक मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास फैमिली, जस्ट रीजनेबली 1 से तो क्रॉस ही हो जाएगा. मिनिमम 5 से 6 करोड़ मिनिमम. Didn't realize I was this expensive. Yeah, so we say कि अगर आपके 2 बच्चे हैं तो आप इमेजिन करो कि आपका तीसरा बच्चा भी है. पुट इन द सेम अमाउंट ईच ईयर. SIP जो आप पहले बच्चे के लिए करे थे पढ़ाई के लिए, उसकी शादी के लिए, आप तीसरे बच्चे के लिए भी करो अगर 2 बच्चे हैं तो, या तो फिर दूसरे बच्चे के लिए करो. 25 साल तक करते रहो. 25 साल बाद जो हमारे रियल बच्चे हैं, पता नहीं वो हमारा ध्यान रखेंगे कि नहीं, बट ये जो तीसरा चाइल्ड है, यह कभी आपको छोड़ के नहीं जाएगा. यही रिटायरमेंट फंड है. यही आपका रिटायरमेंट फंड. बागबान 2 बन रही है यहाँ. बागबान 2 क्यों? एज एन इंडियन पेरेंट हम इतने इमोशनल होते हैं, हम सारी की सारी लाइफ की मेहनत बच्चों पे निकाल देते हैं. क्योंकि पेरेंट्स को लगता है हमने हमारी लाइफ में, हमें अच्छी एजुकेशन नहीं मिली, हमें स्ट्रगल करना पड़ा, हमारे बच्चे नहीं करे, तो हम क्या करते हैं, सारी की सारी एनर्जी बच्चों पे लगा देते हैं और अपने पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं. दैट्स व्हाई एज एन एडवाइजर आई ऑलवेज से, आपकी बच्चों की प्लानिंग बाद में करना, पहले खुद की रिटायरमेंट की प्लानिंग करो. आप जो एरोप्लेन में बैठते हो ना, बोलते हैं पहले खुद के मास्क लगाओ, फिर सामने वाले के मास्क लगाओ. आप दुनिया में बाकी सारे गोल्स के लिए आपको लोन्स मिल सकते हैं, रिटायरमेंट के लिए कोई लोन नहीं होता है. वरना बच्चों को आप रिटायरमेंट फंड मांग रहे हैं ना, तो हर महीना उनसे मांगना पड़ेगा. दूसरी बार तीसरी बार मांग के देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना मुश्किल है अपनों से भी मांगना. एक नया बच्चा जब घर पे आता है तो 2 लाख रुपया उसकी डिलीवरी पे खर्चा होता है जब वो बॉर्न होता है. उसके बाद लाख रुपए एक साल एक बच्चे के ऊपर खर्चा होता है. कपड़ा, खाने पीने, वैक्सीन, दवाइयाँ, नैनी, मतलब सब मिला के. और 80,000 रुपये पढ़ाई. आजकल तो ये तो मैंने बहुत कम लिखी. आजकल के बच्चों की पढ़ाई आप देखो, नर्सरी, KG 1-2 लाख रुपए से शुरू होती है. बैंगलोर, बॉम्बे, Tier 1. तो हर साल हम 2-3 लाख रुपया खर्चा कर रहे हैं, टोटल प्रेजेंट कॉस्ट आप जो देख रहे हैं. फिर आजकल हम अपने बच्चों को बाहर पढ़ाना चाहते हैं, ग्रेजुएशन, तो हम इंटरनेशनल पढ़ाई का भी कर रहे हैं.
शादी का भी मैंने 50 लाख नीचे को उड़ाया। तो आपने जो मैंने बताया कि ऑन एन वेरी कंजर्वेटिव 4 करोड़ रुपया, 3 करोड़ 68 लाख कोई भी एक मिडिल क्लास फैमिली स्पेंड कर रही है आज के डेट में। भाई दैट इज ह्यूज। ये किसी आज तक कभी माँ बाप ने कैलकुलेट ही नहीं किया, देखा भी नहीं है, राइट? ऑफ कोर्स कोई भी नहीं करता ऐसा, बट आपको पता होना चाहिए कि आपने बच्चों पे क्या किया है। 58 में जब आपके रियल बच्चे पढ़ लिख लिए, शादी हो गई, अब आपको दे आर सपोज टू हेल्प यू व्हेन यू आर नाउ रिटायरिंग। आपका जो इमेजिनरी बच्चा है उस वक्त उसका कॉर्पस बन गया 32 करोड़ के आसपास। 42 यार। हाँ, ओके। एंड आपको हर महीने लगभग 15 लाख रुपए की इनकम दे रहा है। ऑफ कोर्स दीज आर ऑल कैलकुलेशंस, ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट आपको 80th बर्थडे तक आपको वो अच्छी खासी मंथली पेंशन दे रहा है, राइट? जो कभी मना नहीं करेगा, ऑटोमेटिकली आती रहेगी, मांगने की जरूरत नहीं है। I think I know मेरा फेवरेट चाइल्ड कौन सा है। Exactly, good. I'm glad कि आपको बहुत जल्दी रियलाइज हो गया। बहुत बार हमारे पास पेरेंट्स आते हैं, खासकर मॉम आती है, बोलते हैं कि देखो जब तक मेरे लाइफ में मेरे हस्बैंड है मैं उनसे मांग सकती हूँ, मैं बच्चों से नहीं मांग सकती, तो मेरे नाम पे कितना इन्वेस्टमेंट बताओ। और हस्बैंड को कुछ हो जाता है तो मेरे नाम पे क्या आएगा, और वो ये डिस्कशन बच्चों के सामने नहीं करना चाहते। शादी होने के बाद बच्चे भी बदल जाते हैं, बच्चे भी साथ में रहते हैं नहीं रहते हैं, ये हर घर की कहानी है। डाइनिंग टेबल पर डिस्कशन नहीं होता है फ्रैंकली, तो हम इसलिए बोलते हैं आप ये प्लानिंग करो और कोई भी एडवाइजर के साथ करो, तब आपको क्लैरिटी मिलेगी। नॉट जस्ट एन इन्वेस्टमेंट मैनेजर, वो मतलब एक मैरिज काउंसलर भी बन जाए। सब कुछ बन जाता है ना। ही अंडरस्टैंड्स योर गोल्स कि आपकी लाइफ में क्या चीज़ प्रिय है क्या नहीं है, क्लैरिटी लाता है वो। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि अरे आप 20 साल तक SIP करते जो 20 साल बाद मैं आपको वर्ल्ड टूर घुमाऊंगा, और 20 साल बाद आपको पता नहीं है आपको क्रेज रहेगा नहीं रहेगा, करेक्ट, आपकी चलने की क्षमता रहेगी कि नहीं रहेगी, आप उतना एनर्जेटिक नहीं रहोगे। तो मैं क्या बोलूँगा, हर 2 साल में आप हॉलीडे लो। हम SIP करेंगे, हर 2 साल के लिए करेंगे, हॉलीडे करेंगे। जो घर खरीदने का गोल है उसको थोड़ा पुश कर दो। इसका मतलब ये नहीं कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करो घर में, आप अच्छे घर में आज भी रहो, रेंटल पे रहो, ऑफिस के पास में रहो। बहुत लोग, चूंकि जो हमारे व्यूअर्स हैं दे आर मोस्टली यंग, and they are like in your case you belong to Delhi and you are working in Bangalore. अगर आपने सोचो बैंगलोर में आते ही घर खरीद लिया होता है, ये दिल्ली में आप पेरेंट्स से अलग हो गए, इन द सेंस आजकल हो जाते हैं कि यार चलो मैं आई वांट टू लिव इंडिपेंडेंट, पेरेंट्स आपको हेल्प भी कर देते हैं घर लेने में, ठीक है? तो आपने क्या किया, घर खरीद लिया। 6 महीने बाद पता चला आपकी नौकरी चेंज हो गई, आप बैंगलोर में आ गए। अब क्या करोगे घर का? आप या तो उसको बेचो या तो उसको भाड़े पे लगाओ। फिर जब आप यहाँ पे आते हो ना, फिर एक और गलती कर जाते हैं कि यार मुझे लगता है बैंगलोर में रहना तो चलो यहाँ पे भी खरीद ही लेता हूँ। समाओ वो इतना ऑब्सेशन है खरीदने का, अपने खुद के घर में रहने का, बिकॉज वो रेंटल नहीं देना मुझे बोलता है कि EMI दे रहा हूँ तो कम से कम घर तो अपना हो गया। अरे भाई वो 25 साल में खत्म होगा EMI, तब तक तुम बूढ़े हो जाओगे। तो आप रेंटल पे रहो, ऑफिस के पास रहो, घर को डिले करो, हॉलीडे को प्रायोरिटी रखो। हम लोग को लगता है कि यार वी आर द मोस्ट डिफिकल्ट पर्सन टू फूल आवरसेल्व्स, बट एक्चुअली वी आर द इजीएस्ट पर्सन टू फूल आवरसेल्व्स। जब हमें आईफोन लेना है तो हम अपने आप को मना के आईफोन भी ले लेते हैं, हम अपने आप को मना के ये भी कर लेते हैं, हॉलीडे भी कर लेते हैं, बट कहीं ना कहीं हम अपने आप को इम्पैक्ट कर रहे हैं। कमिंग बैक टू म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, यस, राइट, अगर हमें ओवर डाइवर्सिफिकेशन का रिस्क को कम करना है तो वो कैसे करेंगे हम? ओवर डाइवर्सिफिकेशन जैसे मैंने बताया ना कि बहुत सारे मैंने म्यूचुअल फंड्स देखे हैं, 4 लार्ज कैप फंड्स है, 4 मल्टी कैप है, 4 वो है, तो फिर वो डाइवर्सिफिकेशन नहीं है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है, आपके पास मान लीजिए 3 फंड है, एक लार्ज कैप, एक मिड कैप, एक स्मॉल कैप, दैट इज डाइवर्सिफिकेशन। उस डाइवर्सिफिकेशन में क्या होता है, एक चीज अच्छा करेगा, एक चीज खराब करेगा, ये एक बहुत अच्छा करेगा, एक कम अच्छा करेगा, उसको डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं। अगर आपने चारों मल्टी कैप ले लिए और चारों एक जैसे ऊपर जा रहे हैं और चारों एक जैसे नीचे जा रहे हैं तो डाइवर्सिफिकेशन नहीं है। और अक्सर मैंने देखा लोगों के फंड में 10-10, 15-15, 20-20 फंड्स होते हैं, राइट? किसी के तो मैंने देखा एक ही फंड है, उसके 8-8, 10-10 फंड होते हैं। पता नहीं क्या प्यार है उनको पर्टिकुलर नाम अच्छा लगता है कि क्या है। 10 फंड एक ही कंपनी के, 99% देखा जब वो कंपनी के सब फंड खराब करते हैं, सारे ही खराब करते हैं। हाउ ऑफन डू यू रिव्यू योर पोर्टफोलियो? कितनी बार हमें करना चाहिए? सो जनरली वंस इन अ ईयर इज अ गुड टाइम। वंस ईयर बस। पोर्टफोलियो इज लाइक योर सोप, द मोर यू टच इट द मोर इट विल मेल्ट। फंड मैनेजर कर रहे हैं ना आपके लिए, तो व्हाई यू आर डूइंग बैक सीट ड्राइविंग देन? आप ये निकाल के ये कर रहे हो, ये निकाल के ये कर रहे हो। इफ यू ट्रस्ट योर ड्राइवर, जस्ट एंजॉय द राइड। एंड डू यू थिंक लिक्विड म्यूचुअल फंड्स इंश्योरेंस इमरजेंसी फंड बन सकते हैं एज सब्स्टिट्यूट? सो देखो, एक बहुत अच्छा हैक देता हूँ। जिनके पास क्रेडिट कार्ड्स हैं, एक सही यूज आप क्रेडिट कार्ड का कर सकते हो एज एन इमरजेंसी फंड। मेरे पास 10 लाख की लिमिट है, मान लो 5 लाख की है या 10 लाख की है, कुछ इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन हो गया, तो क्रेडिट कार्ड कैन बी माई इमरजेंसी फंड। बट जस्ट डोंट डिपेंड ऑन दैट ओनली। यू शुड हैव एटलीस्ट 6 months ऑफ योर मनी इन इमरजेंसी फंड, एटलीस्ट 6 months। आपका जो महीने का खर्चा 1 लाख है, तो 6 लाख का कम से कम आपका इमरजेंसी फंड में होना चाहिए। वो लिक्विड फंड में
या बैंक एफडी में आपका होना ही चाहिए। खाली लिक्विड फंड के भरोसे मत रहो, क्योंकि लिक्विड फंड को भी एक दिन लगता है। आप सपोज सैटरडे को कुछ हो गया और आपका लिक्विड फंड में पैसा है, तो वो तो मंडे को आएगा, और आपको आधी रात को चाहिए तो उस पर क्रेडिट कार्ड इंस्टेंट काम आ सकता है, या फिर यू हैव टू आस्क योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो हैव बोथ एक्चुअली। Perfect. On that note, thank you so much for your time, Gajendra. This was very, very helpful. No, I'm glad. Mutual fund is such a simple vehicle, but somehow, you know, as an industry, we have made it very complicated. इतने सारे funds, ये strategy, वो strategy. जितना आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ना, उतनी लाइफ भी इजी रहेगी, रिटर्न्स भी अच्छे आएंगे। तो नाउ वी नो कि एक सक्सेसफुल म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के मेन एलिमेंट्स क्या है? डाइवर्सिफिकेशन, रिस्क मैनेजमेंट और लॉन्ग टर्म प्लानिंग। आपका इस एपिसोड का सबसे बड़ा टेक अवे क्या था? हमारे साथ कमेंट्स में शेयर करें। वेल, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप ग्रोइंग।